तो बच्चों, अपने लोकतंत्र के लिए आवश्यक परिस्थितियों के बारे में पढ़ रहे थे। उनके 8 पॉइंट्स हमने कवर कर लिए थे। अपने जो 9th पॉइंट है उससे स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने जान लिया था कि नैतिक लोकतंत्र, नागरिक और शिक्षाएं और सामाजिक लोकतंत्र व आर्थिक लोकतंत्र के बारे में जो अनुकूल परिस्थितियां थी उनके बारे में जाना, और साथ ही साथ किस प्रकार से वह लोकतंत्र को बढ़ावा दे सकती थी या लोकतंत्र के सामने जो इस प्रकार की समस्याएं आने वाली हैं उनका निराकरण इनकी सहायता से हमने पढ़ा। यानी यह जो आवश्यक परिस्थितियां हैं उनका निर्माण करने के लिए जो दोष हैं लोकतंत्र के अंदर उनको दूर करना पड़ेगा, और साथ ही साथ क्या है, उन परिस्थितियों को सुचारू रूप से लागू करना पड़ेगा, उनको दैनिक जीवन में क्या है बढ़ाना पड़ेगा। अभी स्टार्ट करते हैं अपने नागरिक स्वतंत्रताएं। देखिए, जो 9th जो पॉइंट है अपना अनुकूल परिस्थिति है वह है नागरिक स्वतंत्रताएं। यानी लोकतंत्र के सिद्धांत के अंदर क्या है, समिति शासन। लोकतंत्र के सिद्धांत के अनुसार क्या माना जाता है, लोकतंत्र एक समिति शासन माना जाता है। किसी एक वर्ग विशेष का शासन नहीं होकर वह समिति का शासन होता है। संविधान द्वारा नागरिकों को मौलिक स्वतंत्रताएं प्रदान की जानी चाहिए। यह क्या होता है, समिति शासन होता है, और इस शासन के द्वारा क्या है, नागरिकों को मौलिक अधिकार या स्वतंत्रताएं प्राप्त होनी चाहिए। तभी क्या है, लोकतंत्र का जो राजनीतिक रूप है उसका एक भाग क्या हो सकता है, पूरा हो सकता है। देखिए किस प्रकार से कि नागरिकों को अगर मौलिक अधिकार होंगे, उनके पास मौलिक स्वतंत्रताएं होंगी, तब वह नागरिक क्या है जो सरकार की लोकतंत्र के विरुद्ध नीतियां हैं उनका विरोध कर सकेंगे। उनके पास अगर स्वतंत्रताएं होंगी तो वह अपना जीवन भी क्या है बहुत अच्छी प्रकार से यापन कर सकेंगे। उनको क्या है, उनकी स्वतंत्रताओं की रक्षा करनी चाहिए तथा साथ ही साथ क्या है, प्रबंधन भी करना चाहिए। उनको क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी राइट टू एक्सप्रेशन होना चाहिए। जिस प्रकार के उनके विचार हैं वो स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकें, ये इस प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। या रहने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, देश के किसी क्षेत्र में वो निवास कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिससे क्या है वो अपने जीवन यापन या अपने आर्थिक जो चीज़ें हैं उनकी पूर्ति कर सके। साथ ही साथ उनको क्या है, अभिव्यक्ति की, रहने की स्वतंत्रता, या इसके अलावा जो शांतिपूर्ण आंदोलन करने की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, इस प्रकार की जो स्वतंत्रता हैं वो देनी चाहिए। यानी संगठन बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। शांतिपूर्ण जो सरकार की विरोधी नीतियां हैं उनका शांतिपूर्ण विरोध करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तभी क्या है, नागरिक वहाँ स्वतंत्र रूप से एक स्वतंत्र मन से क्या है लोकतांत्रिक सरकार का चयन कर पाएंगे, और वह सरकार उनके लिए समिति शासन के अनुसार या लोकतंत्र के अनुसार क्या है, उनके लिए एक अच्छी शासन पद्धति के द्वारा उनका विकास करेगी। नागरिकों को सरकार की उन सब नीतियों एवं कार्यों का शांतिपूर्ण आलोचना करने का अधिकार होना चाहिए जिन्हें वह लोकतंत्र एवं सामान्य हित के विरुद्ध समझते हैं। यह स्पष्ट है कि नागरिक मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रयोग के लिए जनमत निर्माण के साधनों का स्वतंत्र भी होना चाहिए। यानी क्या है, व्यक्तिगत या सभी की मौलिक स्वतंत्रता हेतु आवश्यक है कि जनमत निर्माण
के साधनों की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। जनमत निर्माण के साधनों के बारे में हमने पीछे पॉइंट नंबर जो हमारा था 6 पॉइंट नंबर था उसके अंदर पढ़ा था कि प्रेस, मीडिया, समाचार पत्र या अखबार, साहित्य, रेडियो, टेलीविज़न आदि पर क्या है, उन पर रोक नहीं होनी चाहिए, उनको क्या है पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। जनमत की स्वतंत्रता या जनमत निर्माण के साधनों की स्वतंत्रता के साथ ही क्या है मौलिक स्वतंत्रता उनको प्राप्त होनी चाहिए, तभी क्या है दोनों का उपयोग सही रूप से किया जा सकेगा। अन्यथा दोनों प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं वो एक दूसरे के बिना अधूरी रह जाती हैं। अभी देखते हैं अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है लिखित संविधान तथा लोकतांत्रिक परंपराएं। यानी संविधान जो होना चाहिए वो एक तो लिखित होना चाहिए और दूसरा लोकतांत्रिक परंपराओं को किस प्रकार से देश के आचरण में, देश के राजनेताओं के आचरण में व्यवहारिक रूप से उनको डाला जाए। लोगों के अंदर जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं वो अपने आप क्या है निवासित होनी चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए या उसके लिए आवश्यक परिस्थिति किस प्रकार से निर्माण की जानी चाहिए वो देखते हैं। तो लिखित संविधान का अर्थ है संविधान की भाषा बहुत ज़्यादा स्पष्ट होनी चाहिए। पहली बात क्या होगी, संविधान की भाषा स्पष्ट व सरल होनी चाहिए, सरल हो, ताकि क्या है आम जो जनसाधारण नागरिक है उनके भी क्या है वो संविधान भली भांति सही रूप में क्या है समझ में आता हो। उसकी व्याख्या को लेकर क्या है विवाद या भ्रम उत्पन्न नहीं होना चाहिए। संविधान की व्याख्या या वर्णन के समय किसी भी प्रकार का विवाद या भ्रम पैदा नहीं होना चाहिए, ताकि लोगों को क्या है सुचारू रूप से उस संविधान के बारे में, उस अपने संविधान या अपने नियमों के बारे में, अपने कानूनों के बारे में, अधिकारों के बारे में क्या है सही रूप से जानकारी उनके पास हो। इसके अलावा संविधान के संशोधन की पद्धति जो होनी चाहिए वो कठोर होनी चाहिए। संविधान संशोधन की कठोर पद्धति होनी चाहिए, ताकि बहुमत प्राप्त की हुई पार्टी जो है, बहुमत प्राप्त दल जो है वो अपने हित हेतु उसको आसानी से बदलकर अधिनायक तंत्र का निर्माण न करे, अधिनायक वाद का निर्माण ना करे। अगर इस प्रकार का अधिनायकवाद का निर्माण करने का अगर सीधा संविधान संशोधन का सीधा या आसान रास्ता होता है तो क्या है अधिनायकवाद के निर्माण का रास्ता या अधिनायक तंत्र का रास्ता क्या हो जाता है सीधे तौर पर खुल जाता है। जैसा कि जर्मनी के क्या है हिटलर ने किया था। उदाहरण के लिए क्या है जर्मनी में जब हिटलर को बहुमत मिला, जर्मनी के हिटलर को जब बहुमत प्राप्त होता है तो वह क्या है अपने हित में संविधान का संशोधन करके
अपने आप को क्या है वहाँ का संपूर्ण अधिनायक घोषित कर देता है और अधिनायक तंत्र का निर्माण वहाँ पर हो जाता है, जिसके कारण तो इस प्रकार की स्थिति न हो, इस हेतु क्या है संविधान का जो बदलाव है या उसके अंदर संशोधन है वो एक कठिन पद्धति के द्वारा होनी चाहिए, आसानी से न बदला जा सके जिसे। इसके अलावा लोकतंत्र की परंपराओं के बारे में बात करते हैं तो उसका लोकतंत्र की परंपराओं से आशय है आचरण के उन नियमों व व्यवस्थाओं या जिनका वर्णन क्या है संविधान में या कहीं पर भी लिखित रूप में न हुआ हो, पर वह लोकतांत्रिक पद्धति व प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाली हो, जिन पर लगभग सर्वदलीय सहमति बने। यानी इसका इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि सभी व्यक्तियों के आचरण व व्यवहार इस प्रकार के हों जो लोकतांत्रिक परंपराएं या लोक क्या है संविधान में भले ही न लिखी गई हों वो उन परंपराओं के बारे में, लेकिन क्या है वो लोकतांत्रिक रूप से जो चीज़ें शिक्षाएं जो हमें प्राप्त होती हैं वो परंपराएं क्या हैं आचरण या व्यवहार में क्या है सर्वदलीय सहमति के साथ सभी के अंतर्गत होनी चाहिए, ताकि लोकतंत्र का क्या हो सके विकास हो सके, उसका क्या है सुदृढ़ रूप गठित हो सके। नेक्स्ट अपने चलते हैं जो 11 नंबर पॉइंट है शक्तिशाली व स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका जो है वह क्या है लोकतंत्रवादी जो देश है या राष्ट्र है उसका एक बहुत ही बहुमूल्य या सबसे इम्पोर्टेंट जो अंग है वह होता है। इसके अंतर्गत अपने देखते हैं कि लोकतंत्र का आधार संविधानवाद है, जिसका अर्थ है लोकतंत्र के सरकार को निरंकुश सत्ता प्राप्त नहीं होती। पहली चीज संविधानवाद क्या है, आधार है लोकतंत्र का, और इसका अर्थ क्या होता है कि जो सरकार बनेगी वो किसके अनुसार चलेगी, संविधान के अनुसार चलेगी, संविधान के अनुसार चलेगी, न कि निरंकुश रूप से। अभी क्या है अगर स्वतंत्र व शक्तिशाली न्यायपालिका होती है तो वह क्या है संवैधानिक मर्यादाओं और सीमाओं को क्या है बना कर रखती है। संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करवाने का कार्य किसका होता है, न्यायपालिका का होता है, और उसके पास इतनी शक्ति होनी चाहिए, वह स्वतंत्र होनी चाहिए ताकि वह सरकार को क्या है इस प्रकार की नीति की पालना करवा सके जिससे क्या है निरंकुश शासन पद्धति शुरुआत न हो। लोकतंत्र की सफलता के लिए एक शक्तिशाली व स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना जरूरी होती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ऐसी न्यायपालिका ही कार्यपालिका को कानून का उल्लंघन करने से व अत्याचारी बनने से रोकती है। व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं असंवैधानिक कानूनों को क्या है अवैध घोषित करते हैं। यानी कार्यपालिका को कानूनों के उल्लंघन से रोकती है और व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए असंवैधानिक कानूनों को अवैध घोषित करती है। जिससे क्या है स्पष्ट होता है कि एक जो नागरिकों के लिए
इम्पोर्टेंट चीज़ है जो उनके स्वतंत्रता को, उनके देश की अखंडता को, उनकी प्रभुसत्ता को बनाए रखने का जो कार्य है वो एक शक्तिशाली और स्वतंत्र न्यायपालिका ही कर सकती है। और इसी के कारण क्या है, लोकतंत्र का विकास होता है, क्योंकि इसकी अनुपस्थिति में क्या है, लोकतंत्र को अधिनायक तंत्र में या अधिनायकवाद तंत्र में बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। यही है जो अंकुश लगा के रखती है ताकि निरंकुश सरकार न बने। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपने योग्य व निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र, जो क्या है किसी भी देश के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाग है। जो कर्मचारी प्रशासनिक या किसी भी प्रकार के जो कर्मचारी चुने जाते हैं वो योग्यता के आधार पर ही चुने जाते हैं, और ऐसा ही होना चाहिए कि जो कर्मचारी हैं वो अपनी पूर्ण योग्यता के आधार पर ही चुने जाएं। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर क्या है, कर्मचारी तंत्र सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अपना भाग जो है वो अदा करता है। किस प्रकार से कि जितने भी सरकारी नीतियां होती हैं, कार्य होते हैं, उनको सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का, उनका क्रियान्वयन करने का जो कार्य होता है वो इसी कर्मचारी तंत्र का होता है। सरकार या पार्टियां क्या बनाती हैं, सिर्फ नीतियां बनाती है। उन नीतियों को लागू करना, उन नीतियों को सुचारू रूप से बनाना, यहाँ तक कि उन नीतियों को तैयार करने का जो कार्य होता है वो भी क्या है, कर्मचारी तंत्र का ही होता है। अगर कर्मचारी तंत्र निष्पक्ष होता है, वो है योग्य होता है, तो क्या है अपने आप ही जो लोकतांत्रिक सरकार है वह योग्य, निष्पक्ष और कार्यकुशल सरकार बन सकती है। इसके बारे में और ज़्यादा जानते हैं तो क्या है, जनप्रतिनिधियों के लिए द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं उनको कर्मचारी तंत्र ही लागू करता है, जैसा कि मैंने बताया। इसके अलावा लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि कर्मचारी तंत्र न केवल प्रशासनिक दृष्टि से अपने कार्य में कुशल होना चाहिए, इसके अलावा उसे आम जनता के लिए सेवाभावी भी होना चाहिए। यानी कर्मचारी तंत्र के लिए दो आवश्यक चीज़ें क्या क्या हैं, एक तो प्रशासनिक रूप से वह योग्य होना चाहिए, इसके अलावा आम जनता के लिए सेवाभावी होना चाहिए। क्योंकि क्या है, वो कार्य जो कर रहे हैं वो जनता के लिए कर रहे हैं, उनकी जो तनख्वाह आ रही है वो भी जनता के लिए है, और यहाँ तक कि वो स्वयं जनता का एक भाग है, उस देश के समाज का एक हिस्सा है। तो उसे या उन्हें क्या है, अपने समाज, अपने देश या अपने जो देश की जनता है उनके विकास के लिए, अपने देश के विकास के लिए क्या करना चाहिए, उनके लिए सेवा भाव रखना चाहिए, और अपने योग्यता, कार्य कुशलता के साथ ही क्या है, अपने देश के नीतियों का जो क्रियान्वयन होना है उनको सुचारू रूप से करवाया जाना चाहिए, ताकि क्या है देश विकास कर सके, उन्नति को प्राप्त कर सके। इसी के साथ क्या है, अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, स्वस्थ व सुसंगठित दलीय व्यवस्था। स्वस्थ व सुसंगठित दलीय व्यवस्था, क्योंकि जो पहली बात आती है लोकतंत्र के, जो लोकतंत्र है वो दलीय व्यवस्था के ऊपर आधारित होता है। क्योंकि लोकतंत्र में क्या है, दलीय शासन प्रणाली कहा जाता है इसको। लोकतंत्र क्या होती है, एक प्रकार से दलीय शासन प्रणाली होती है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए राजनीतिक दलों की नीतियां, कार्यक्रम व निष्ठा पर ही क्या है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता जो है वो
राजनीतिक दलों की नीति, निष्ठा, ईमानदारी, सेवा भाव आदि जो गुण हैं राजनीतिक दलों के पास होने चाहिए, उनके आधार पर या उनके ऊपर क्या है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। क्योंकि यह क्या है, दल शासन प्रणाली या दलीय शासन प्रणाली है। इसमें कोई एक दल विशेष क्या करता है, शासन की बागडोर को अपने हाथों में संभालता है, उसको आगे बढ़ाता है। तो क्या है, उसकी सफलता के लिए इन राजनीतिक दलों के निष्ठा, कार्य, नीतियाँ या ईमानदारी का भाव, सेवा का भाव जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए जो लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या है, राजनीतिक दलों का निर्माण क्या है, स्वस्थ आधार पर होना चाहिए। स्वस्थ आधार पर होने का मतलब है वो धार्मिक रूप से संगठित ना हो, सांप्रदायिक कह सकते हो, सांप्रदायिक ढंग से धार्मिक या सांप्रदायिक रूप से संगठित न हुए हों, किसी वर्ग या जातिगत भाव से दल न बनाया गया हो, या भाषाई आधार पर दल न बनाया गया हो, भाषाई आधार पर दल का निर्माण न किया गया हो। इन्हीं ये जो चीज़ें हैं, उनका संगठन जो है राजनीतिक दलों का, वो इनके आधार पर नहीं होना चाहिए या इस प्रकार के विचारधारा के आधार पर नहीं होना चाहिए। क्या है, वो स्पष्ट आधार पर या सही आधार पर क्या है, इनका निर्माण होना चाहिए। वो सही आधार क्या होंगे, एक तो राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं, राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं के निवारण या राष्ट्र के समाज की समस्या के निवारण के हेतु, या फिर क्या है, राजनीतिक समस्याओं जो क्या है राजनीतिक दल पहले से बने हैं उनकी कमियों या दोषों को दूर करने आदि चीज़ों के आधार पर क्या है, उनका निर्माण होना चाहिए। इनके आधार पर नहीं, बल्कि इनके आधार पर क्या है, राजनीतिक दलों का निर्माण होना चाहिए। तभी वो क्या है, एक सही सुगठित सरकार का निर्माण कर सकेंगे। वह दलीय शासन प्रणाली क्या होगी, एक स्वस्थ शासन प्रणाली बनकर लोकतंत्र की सफलता का कार्य वो करेंगे। उनके अंदर यह गुण और यह इन आधार पर उनका निर्माण या गठन होना चाहिए। नेक्स्ट आता है योग्य व निष्ठावान राजनेता। क्योंकि लोकतंत्र क्या है, एक दलीय शासन प्रणाली है और जो दल होते हैं उनके क्या है, नेतृत्व करने वाले नेता जो होते हैं उनको ही क्या है, प्रतिनिधि के रूप में चुना जाता है। जो प्रतिनिधि चुना जाता है या नेतृत्वकर्ता के रूप में चुना जाता है, वह नेता क्या होना चाहिए, योग्य या निष्ठावान होना चाहिए। लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या है, योग्य, बुद्धिमान व लोकतंत्र में निष्ठा रखने वाला, बुद्धिमान व लोकतंत्र में निष्ठा रखने वाला क्या होना चाहिए, राजनेता होना चाहिए। ऐसे राजनीतिज्ञ ही राष्ट्रीय समस्याओं का शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक हल ढूंढने में समर्थ होते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से शासन करना, लोकतांत्रिक
ढंग से समस्याओं का निवारण करने का जो गुण होगा, जो शक्ति होगी, वो बुद्धिमान या योग्य या निष्ठावान राजनेता में ही हो सकती है। इसके अलावा वही नेता क्या है, इस प्रकार के कार्य करने में समर्थ होते हैं। अगर राजनीतिज्ञ भ्रष्ट, अवसरवादी, झूठे, सत्ता के लोभी, समर्थकों के अनुचित लाभ पहुंचाने वाले कुछ नेता होते हैं ना, जो क्या है अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, उनके ही हितों के बारे में कार्य करते हैं, अपने आसपास के क्षेत्रों का ही विकास करते हैं या भागों का ही विकास करते हैं, तो इस प्रकार के जो नेता हैं या कुशासन की भावनाओं वाले शासन करने वाले प्रतिनिधि या जनता को भड़काने वाले जो प्रतिनिधि होते हैं, वो अगर शासन करने के लिए आते हैं तो लोकतंत्र जो है वो लोकतंत्र नहीं रहता, वह क्या बन जाता है, भीड़तंत्र बन जाता है। और भीड़तंत्र क्या है, समाज और राष्ट्र दोनों के लिए ही अनुचित है। वह लोकतंत्र का विनाश करने वाले जो नेता होते हैं, उनका चयन कभी भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपके परिवार, आपके घर, कोई भी हो, उनका नेतृत्व स्वीकार नहीं करना चाहिए। और देश का नेतृत्व भी क्या है, उनके आ जाने के कारण क्या है, संकट में आ जाता है। इसलिए हमेशा योग्य, निष्ठावान और बुद्धिमान राजनेता को ही चयन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सार्वजनिक हित की राष्ट्रीय योजनाएं। सार्वजनिक हित की राष्ट्रीय योजनाएं यानी जो राष्ट्रीय योजनाएं बनाए जाएं, वो सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए तैयार की जानी चाहिए। वो क्या है, व्यक्ति विशेष, वर्ग विशेष के विकास या उनकी हित के लिए योजनाएं नहीं बनानी चाहिए। विकासशील देशों में लोकतंत्र की सफलता के लिए ज़रूरी है कि शासन द्वारा ऐसी राष्ट्रीय योजनाएं बनाई जाएं जो एक तो क्या है, कृषि का विकास कर सके, कृषि का, उद्योगों का क्या कर सके, संतुलित विकास कर सके, उनका संचालन क्या है, अच्छी तरीके से कर सके। दोनों वर्गों का क्या है, विकास सुचारू रूप से और संतुलित रूप से होना जरूरी है। राष्ट्रीय आय की वृद्धि करती हो, क्या है, योजनाएं क्या बनाई जानी चाहिए, एक तो कृषि और उद्योगों का संतुलित विकास होता जाए, इस प्रकार की राष्ट्रीय आय क्या हो, आय में वृद्धि हो। अपने बातें कर रहे हैं कि राष्ट्रीय योजनाएं किस प्रकार की बननी चाहिए, सार्वजनिक हित की राष्ट्रीय योजनाएं बननी चाहिए। तो यह भी क्या है, सार्वजनिक हित की योजना है। दूसरा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि भी क्या है, सार्वजनिक हित की योजना है। और समाज के जो श्रमिक वर्ग है या कमज़ोर वर्ग है, उनके जीवन स्तर को ऊंचा करना चाहिए, जीवन स्तर को ऊंचा करना चाहिए, करने का कार्य करना चाहिए वहाँ की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है आधारभूत मामलों में राष्ट्रीय सहमति। तो क्या है, लोकतंत्र की सफलता के लिए अत्यंत जरूरी है कि आधारभूत मामलों पर समाज के बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक वर्गों का राजनीतिक दलों में सहमति होना, यानी बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक जो वर्ग है उनकी आपसी सहमति होनी चाहिए। किसके लिए उनकी आपसी सहमति होनी चाहिए, आधारभूत मामलों पर, यानी जो देश की प्रभुसत्ता, संपन्नता और उसकी रक्षा के जो मामले हों, उन पर चाहे बहुसंख्यक हो चाहे उस देश के अल्पसंख्यक हो, सभी का क्या है, मत जो होना चाहिए वो सम्मान होना चाहिए। सभी की जो नीतियां हैं वो इस प्रकार के आधारभूत मामलों में क्या है, उनकी सभी की क्या होनी चाहिए, राष्ट्रीय रूप से सहमति होनी चाहिए। तो यह क्या है, हमने आवश्यक परिस्थितियों के बारे में जाना है इस चैप्टर के। और यह चैप्टर भी क्या है आपका इस पॉइंट के साथ या इस टॉपिक के साथ पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियोज़ में अपने क्या है चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, तब तक क्या है इसको याद करें।